अस्सलाम वालेकुम। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। था जिसका इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। परसों जो है वो आम इंतखाबात हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसका इतना इंतज़ार किया गया। इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होने चाहिए। इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं, डिले होगा, क्या इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस तज़ब्ज़ुब का शिकार पूरी कौम थी। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर जो है वो तमाम तर उम्मीदवार मैदान में उतरे, अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स उन्होंने की। और उसके बाद देखना ये था कि कौन कौन से उम्मीदवार को, कौन कौन सी पार्टी को किस तरह का फीडबैक जो है वो आवाम की जानिब से मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि आज इंतखाबी मुहिम चलाने का आखिरी रोज़ भी है, तो तमाम तर पार्टीज़ जो हैं वो अपनी तरफ से जो है मुकम्मल जान लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अपने तमाम तर वोटर्स को जो है वो घरों से बाहर निकाला जाए, उनको कन्विंस किया जाए कि उनके जो भी मसाइल हैं उनका हल हमारे पास है। अब चूँकि ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, अब देखना यह है कि क्योंकि इस तरह के वादे, इस तरह के दावे आवाम को 76 साल हो गए सुनते हुए, आवाम के मसाइल का मुआय बढ़ते ही गए। हमने देखा कि अगर कराची की सियासत की बात की जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा कराची की सियासत में। कराची के मसाइल बढ़ते ही गए, कम नहीं हुए। देखा कि पहले पानी और बिजली का मसला था, लेकिन नया मसले ने जो है वो सर उठाया, वो था सीवरेज का मसला। उसके साथ साथ गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना भी कराची में करना पड़ा। महंगाई की बात की जाए, टूटी फूटी सड़कों की बात की जाए, कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको जो है वो खोदा गया, जिनकी सड़कों को दोबारा से रिपेयर करने का कहा गया, लेकिन तकरीबन सालों गुजर गए, लेकिन वो सड़कें अभी भी उसी तरीके की हैं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कराची की सूरत हाल ऐसी थी कि कराची में बारिश हुई। हमने देखा कि मेन शाहराएं जो कराची की हैं वो तो क्लियर हो गई हैं, लेकिन गली कूचों में अभी भी पानी खड़ा है। अगर आप वोटर्स को ये कह रहे हैं कि आपको 8 फरवरी के दिन बाहर निकलकर वोट कास्ट करना है, तो मेरे ख्याल से इंतजामात भी जो हैं वो थोड़े बेहतर करने की ज़रूरत है। कराची की सियासत की बात की जाए तो कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं यहाँ से, और सूबाई असम्बली की 47। उसके बाद देखें तो कराची में तकरीबन 7 अजला हैं। हलकों की बात करें तो हलकों में क्या मसाइल हैं, क्या मिले जुले मसाइल हैं पूरे कराची के, वही 5-6 मसाइल हैं, या कि इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि देखते यही हैं कि लोग डिफरेंट होते हैं, सोच डिफरेंट होती है, मसाइल डिफरेंट होते हैं। कहीं जो है वो कोई तबका रहता है, कहीं कोई तबका मौजूद होता है। वैसे तो कराची में तमाम तर पार्टीज़ ये दावा करती हैं कि हम जो है वो मिडिल क्लास तबके की जमात हैं, लेकिन हमने देखा कि जो है आज भी, कल भी हमने देखा कि जो है वो पैम्फलेट, खुसूसी जो है वो तैयारे हायर किए गए हैं कि पैम्फलेट जो है वो गिराए जाएंगे। अब देखना है कि ऊपर से गिरे हुए पैम्फलेट नीचे कीचड़ में गिरेंगे या आवाम के हाथों में जाएंगे। स्टूडियो में इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अयाज राना साहब, जो कि हलकों में मौजूद हैं और 1.5 महीने से जो है तमाम तर रिपोर्टर सिटी 21 के हलकों में ही मौजूद थे, देख रहे थे कि किस तरीके से सूरत हाल बदल रही है। साथ साथ सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान साहब, और साथ ही साथ मौजूद हैं शुएब मुख्तार। वेलकम टू द स्टूडियो। मुझे बताइएगा अयाज साहब, पहले तो मुझे बताइएगा कि कौन सा हलका आपने देखा और उस हलके की सूरत हाल क्या थी? अच्छा जी, मेरे पास जो हलका था वो NA 238 है, जो कि ईस्ट में आता है। ईस्ट 4 इसका जो है वो इलाका है। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो है इस वक्त ज़िला शर्की जिसको हम कहते हैं, वो आबादी के लिहाज से इस वक्त दूसरा बड़ा ज़िला है हमारा नई मरदमशुमारी के हवाले से। और ये से पहले जो मरदमशुमारी थी ये पहले नंबर पे था। अगर इस पे हम बात करें तो इसमें 4 NA की सीट्स हैं और 9 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जिस पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं NA 238, जो कि एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसके अंदर अगर वोटर्स की हम तादाद की बात करें तो तकरीबन 9.5 लाख तो यहाँ पे आबादी है। और जो वोटर्स जो हक़ राय दही अपना इस्तेमाल करेंगे, आज 2 दिन के बाद जो होने वाले 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, उसमें तकरीबन 5,61,000 से ज़ायद वोटर्स जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो नुमाया कैंडिडेट्स अगर हम बात करें, जिनके अंदर अगर कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं तो MKM से जो पाकिस्तान से जो खड़े हुए हैं वो सादिक इफ्तिखार हैं, जो काफ़ी समझा जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने उभर के आएंगे। लेकिन उनके मुकाबले में जो है वो कोई और जमात नहीं, लेकिन IPP जो कि एक बिल्कुल नई जमात है, उनके महमूद मौलवी जो हैं वो उनके सामने हैं। इससे पहले वो इस नशिस्त पे जो है ज़िमनी इंतखाबात हुए, उससे पहले आमिर लियाकत साहब के पास ये, मरहूम के पास ये सीट थी। उनके जब ज़िमनी इलेक्शंस हुए तो उसके बाद महमूद मौलवी साहब यहाँ से जीते। और ये इलाका अगर हम बात करें तो इसके अंदर अच्छे पॉश इलाके भी मौजूद हैं, इसके अंदर कच्ची आबादियाँ भी मौजूद हैं।
कराची की पुरानी आबादियों में जिसका शुमार होता है मार्टन क्वार्टर्स हो गए, सोल्जर बाज़ार हो गया, लाइंस एरिया हो गया, उसके साथ साथ भादराबाद, पटेल पाड़ा पख्तून आबादी का इलाका जो कि काफ़ी मशहूर है, उसके बाद भादराबाद जो कि एक अच्छा पॉश एरिया में जिसका शुमार होता है, KDA का शुमार होता है, KDA इसके अंदर आ रही है, साथ साथ इसके अंदर गुलशन इकबाल का तमाम ब्लॉक्स जो कि स्टेडियम से शुरू होते हैं और अलादीन पार्क के सामने वाला जो एरिया है वहाँ तक जो है ये NA 238 जो है जा रहा है। और उसमें अगर हम बात करें तो जमात इस्लामी के भी जो हैं वो पॉकेट्स मौजूद हैं जो कि समझा जा रहा है, जो उनके जो सैफुद्दीन साहब जो हैं वो वहाँ से खड़े हुए हैं और वो उसकी इलेक्शंस में जो है सामने कांटे का मुकाबला हो सकता है। पीपल्स पार्टी के ज़फ़र झंडूर साहब हैं जो कि वहाँ से खड़े हुए हैं। तो ये 4 से 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि सामने एक टफ टाइम बीच में जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा। अशरफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब बताइएगा, क्या देख रहे हैं कराची की सूरत हाल, कराची के आवाम क्या कहती है, इलेक्शन होने वाले हैं? होने जा रहे हैं और 8 फरवरी को जो हमारा मोटिव है कि हर कोई निकले और वोट डाले, वोट का हक इस्तेमाल करे। ये सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क में है और हमारी भी एक कोशिश है कि हम जहाँ भी एरिया में जाके सर्वे करें तो उनसे भी, हम आवाम से भी ये बात करें। मसले मसाइल तो हैं लेकिन उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वोट जो है वो बहुत लाजमी है, वो जाके इस्तेमाल करें। क्योंकि अमूमी तौर पर जो हमने पहले देखा है 2008, 2013, 2018 में जो इलेक्शन में आम तातील होती है और लोगों को उस दिन अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए वक्त दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो हम देखा जाए तो टर्न आउट जो है पाकिस्तान में वोटिंग का बहुत कम होता है। जैसे कि हम देखें, मैं सेंट्रल देख रहा हूँ, पूरा सेंट्रल में सबसे बड़ी जो आबादी है और उसके बावजूद अगर पिछली हम हिस्ट्री देखें तो वहाँ 22%, 25%, 24% ज़्यादा वोट कास्ट नहीं हुए। तो अगर रिज़ल्ट लेना है, किसी जिसको भी वोट डालना है, जिसको आप समझते हैं कि ये अच्छा है, आपके काम जो है मसाइल वो हल कराएगा, तो वोट ज़रूर डालें, सेलेक्ट करें उस बंदे को जो आके काम कर सके। और यहाँ कराची की बात करें तो हम कराची को फोकस कर रहे हैं, तो कराची के जो मसले मसाइल हैं वो आज कल या परसों के नहीं है, 30 साल पुराने। 30 साल से जो भी हुकूमत में रहे उन्होंने वो मसाइल हल नहीं किए। ना सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया, ना पानी की सप्लाई को बेहतर किया, ना सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। जैसे सेंट्रल को मैं देख रहा हूँ, सेंट्रल की जो मेन सड़कें हैं वो ठीक हैं, लेकिन जब मैं गलियों में जा रहा हूँ तो गलियों में आवाम की मतलब चीखें निकल रही हैं। पार्क बर्बाद हैं, मतलब कोई पार्क नहीं है बच्चे जहाँ जाके खेलें। जो सरकारी स्कूल हैं उनकी ऐसी हालत है कि दीवारें गिरी हुई हैं और सरकारी स्कूल में जो गरीब तबका है वो भी अपने सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकता है कि वहाँ लाइटें नहीं है, बिजली कटी हुई है। जो सिस्टम है अभी पोलिंग स्टेशन का मैं बताऊँ, जो पोलिंग स्टेशन, जैसे कि हम पूरे शहर की बात करें तो पोलिंग सरकारी स्कूलों में भी रखा है, प्राइवेट स्कूल में भी रखा है, सरकारी बिल्डिंगों में भी रखा है। लेकिन सिचुएशन ये है कि सरकारी स्कूलों में जो हमारे रिपोर्टर्स ने इंकशाफ भी किया, बहुत सारी बिल्डिंग है उनकी अदम अदायगी भी, बिजली कटी हुई है और उसके साथ जो दीगर चीज़ें उनको ठीक करने के लिए जो बरसात के बाद तो पूरे शहर की चीज़ें सामने आ गई हैं। और आप मुख्तलिफ जैसे सेंट्रल एरिया जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पानी अब भी भरा हुआ है, पानी की निकासी आपके लिए जो सिस्टम मुतहरक नहीं है। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी जो लोग हैं उनको काम करने से रोका हुआ है कि आप काम करेंगे तो इलाके की नुमाइंदगी होगी। लेकिन इस वक्त कराची शहर के बासी जो हैं वो परेशान है। मैं सेंट्रल में कल ही सर्वे किया तो आप वहाँ की जो आप जाएँ तो वहाँ पे गुलबर्ग पे सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है और वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ ताजिर हो, आवाम हो, हर कोई परेशान। वो मतलब कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, कह रहे हैं इलेक्शन पहले ये तो काम करा देंगे। सड़कों पे पानी जमा है। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप बात करें ना कि आवाम ये बात कहती भी नजर आती है कि इलेक्शन को छोड़ें, पहले ये मसाइल तो हमारे हल करें। मुझे ये बात सोच कर हैरत होती है कि इतना बुरा हाल होता है जब हम लोग निकलते हैं सड़कों पर या सर्वे वगैरह कर रहे होते हैं तो हम सिचुएशन देख के खुद शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि क्या बात कर रहे हैं हम इनसे, जाके टूटी हुई सड़क के ऊपर या गटर का पानी है वहाँ पर खड़े होकर हम ये बात करें। मुझे बताइए कि जब उम्मीदवार जाते हैं इलाकों में तो किस तरीके से, मतलब ये कितना बड़ा जिगरा चाहिए होता है जाके इस तरह की सिचुएशन में वोट मांगना? जी, यही मैंने सवाल किया था। जैसे मैं हल्का NA 248 की बात करूं, NA 248 के जो इलाका देखें तो सबसे बड़ी आबादी है, सिर्फ एक हल्का है ये सेंट्रल का NA 248। इसमें 3
जो मतलब के 17,000 से ज़ायद जो है मर्द वोटर हैं, ख़वातीन वोटर भी जो हैं 2 लाख से ज़ायद है। मजमूई तौर पर 5.25 लाख वोटर है इस हल्के में, सिर्फ इस हल्के में। 3 PS हैं यहाँ सूबाई असेंबली की सीटें। और जब मैं इस हल्के में गया और ये हल्का आप सुन के हैरान होंगी कि लियाकताबाद से शुरू हो रहा है, लियाकताबाद का पूरा एरिया है इस हल्के में। इसके बाद है फेडरल बे एरिया जो सबसे बड़ा है, फेडरल बे एरिया ब्लॉक 1 से ब्लॉक 22 तक है। फिर उसके बाद न्यू कराची के जो 3 सेक्टर हैं, तो अगर मैं गाड़ी से भी निकला तो आप यकीन करें कि मैं जो है अभी सेंट्रल में ही मतलब वहाँ घूमते रह गया, ना मैं लियाकताबाद जा सका ना कुछ, क्योंकि वहीं इतने मसाइल थे कि बरसात के बाद सीवरेज का जो सिस्टम है बर्बाद हुआ है। क्योंकि आप देखें सबसे ज़्यादा जो बर्बादी हुई है वो सब ने मिलके आपने जो पोर्शन माफिया है वो सेंट्रल में सबसे ज़्यादा मुतलक हुआ है। उन्होंने जहाँ पे जिस गली में 120 गज का मकान था वहाँ उन्होंने फ्लैट नुमा जो है पोर्शंस बना दिए। तो अब आप देखें उस गली में अगर आप जाएंगे तो एक तो पानी खड़ा हुआ है और गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं कि पार्किंग। अब एक प्लॉट था, देखें जो मास्टर प्लान होता है उसके हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो मास्टर प्लान की तो सत्यानाश मार दिया गया है इदारों ने। और यहाँ पे जाके देखें जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जब बनाया वो 120 गज के मकान में 6 फ्लैट अगर बने हुए हैं, मान जो है 6 घरों की बराबर आ गई एक 120 गज में। तो आप देखें उनका सीवरेज का सिस्टम, वो भी पानी भी इस्तेमाल हो रहा है, वो सीवरेज भी निज़ाम यूज़ कर रहे होंगे, तो पानी की डिमांड भी 6 घरों की वो बढ़ गई है। अब एक प्लॉट में पहले 1 फैमिली रहती थी, अब एक प्लॉट में 6 फैमिली रह रही है। और वो सिर्फ एक घर में नहीं है, लाइन से आप जाके देखें तो ये बर्बादी हमने भी मिलकर इस शहर की है। अच्छा, बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं अशरफ भाई जहाँ पर पाबंदी भी है और हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, और इतना मतलब जब आप उन बिल्डते हैं तो आपको हैरत होती है कि यहाँ पर लोग रहते कैसे हैं। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। बात करेंगे मजीद के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो मसाइल का अंबार है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। बात कर रहे हैं कराची की सियासत पर। हमने देखा कि अशरफ भाई जैसे हमें बता रहे थे कि अगर लियाकताबाद की बात की जाए या फेडरल बी एरिया की बात की जाए, इतने बड़े बड़े इलाके हैं और जितने बड़े इलाके हैं उसके मसाइल भी उतने ज़्यादा हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहैसियत कौम भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिस काम से हमें रोका जाए वहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि अगर 120 गज़ का प्लॉट है और वहाँ पर आप हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे तो वहाँ पर पानी की कमी भी होगी, वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी डिस्टर्ब होगा। आजकल ये भी मसला हमने देखा है कि घरों के बाहर जो है वो इंक्रोचमेंट हुई हुई है, मतलब आपका घर जो है वो 120 गज़ का होता है, आगे की आपने सारी जगह घेरी होती है, गली आपकी तंग हो जाती है, उसके बाद फिर सिवियर मसाइल का जो है वो हमें सामना करना पड़ता है। शुएब भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी खामोश बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा है कि अब शुएब से आगाज़ करते हैं। शुएब, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल लग रही है? MQM कहती थी कि हम जो हैं वो मिडिल क्लास तबके की जमात हैं, आप खुसूसी तैयारा हायर किया गया है, पैम्फलेट्स गिराए जाएंगे, कहाँ जाके गिरेंगे ये? देखें, बिल्कुल जिस तरह तमाम सियासी जमातें तैयारियों में मसरूफ हैं, ठीक इस तरह MQM पाकिस्तान भी जो है वो तैयारियां कर रही है। MQM पाकिस्तान की जानिब से स्काई विंग्स का एक छोटा जो है वो जहाज़ बुक करवाया गया है। MQM की जानिब से आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये जहाज़ के ज़रिए पम्फलेट गिराए जाएंगे, जबकि कराची के साथ साथ अंदरून सिंध में भी MQM पाकिस्तान की ये फ़िज़ाई परवाज़ जो है वो जाएगी। नवाबशाह में भी MQM पाकिस्तान की जानिब से ये फ़िज़ाई पम्फलेट गिराए जाएंगे। काफ़ी पुरुमीद दिखाई देती है MQM पाकिस्तान, और इसका कहना है कि हम इस मरतबा जो है 2018 में हमसे नशिस्तें हमारी छीनी गई थी, वो नशिस्तें हम जो है दोबारा हासिल करेंगे। MQM अगर बात की जाए 2018 के इंतखाबात की, तो गुज़िश्ता इंतखाबात में 3 धड़ों में तकसीम हुई थी। PIB ग्रुप हुआ करता था, बहादराबाद ग्रुप हुआ करता था, और मुस्तफ़ा कमाल जो है ज़मीन पार्टी चलाते थे। ताहम 2024 के इंतखाबात में ये तीनों ग्रुप जो है वो एक हो चुके हैं, और जिसके बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि हम जो है कामयाबी हासिल करेंगे। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है, मुख्तलिफ जमातों ने प्लानिंग कर रखी है, और कराची पर ख़ास तौर पर तमाम सियासी जमातों की ख़ास तवज्जो है। कल भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकालते हुए रात गए, मलीर पहुँचे और मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने ख़ताब भी किया। ठीक इसी तरह जो है हमने देखा कि आज भी तैयारियों का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि रात 12 बजे तक उम्मीदवार अपनी
इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। तो एमकेएम की जानिब से आज जो है कौमी असम्बली के तमाम हलकों में रैलियां निकालने का फैसला किया गया है। शाम 6 बजे से ये रैलियां निकालने का आगाज होगा, जो बात ये रैलियां 5 स्टार चौरंगी पर पहुंचेंगी, जिसके बाद एमकेएम दीगर जमातें जो है अपनी इंतखाबी मुहिम का आज जो है वो इख्तिताम कर देंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह अहकामात हैं कि 12 बजे तक तमाम सियासी जमातें अपनी इंतखाबी है वो वाइंड अप कर लें। मुझे अयाज ये बात बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, हम उनकी जानिब से भी बयान आया कि एक शोर भी हुआ कि हो सकता है कि धांधली का जो है वो कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि हमेशा जब भी इंतखाबात होते हैं धांधली का शोर कहीं ना कहीं से जो है वो हमें सुनाई देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी यही कहना था कि जो पार्टी या जो उम्मीदवार हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है, जीतने वाला कभी नहीं कहता धांधली हुई है। इस दफ़ा जो है वो सूरत हाल को मज़ीद बेहतर किया गया है, रिजल्ट्स भी जो हैं वो हमें जल्दी मिल जाएंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट सेल भी बनाया गया है। क्या लगता है आपको कितने % चांसेस हैं धांधली के? देखें, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सबसे अच्छा इक़दाम है वो ये है कि 2 बजे तक उन्होंने अपने तमाम ROs को बोला है कि अपने रिज़ल्ट्स जो हैं वो जारी करके फॉर्म 45 जो है वो सबको दे दिए जाएं। अब उससे ये इबाम जितना डिले होता है आपका रिज़ल्ट इबाम बढ़ता जाता है कि कोई धांधली का कोई मसला हो सकता है। अगर रिज़ल्ट बर वक्त आते रहे और तमाम जमातें उस पर मुतमईन रहीं तो यकीनन फिर कोई ऐसा जवाज़ बनता नहीं है कि इलेक्शंस के ऊपर हाथ उठाया या कोई बात उठाई जाए। शोएब की बात पे मैं थोड़ा सा ये ज़रूर पूछना, अगर शोएब की आज मुलाकात हो, वो तमाम अपने कॉर्नर मीटिंग्स में तमाम अपने जलसों में एक बात बोलते रहे, हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम एक बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ से आ गए जो इतने पम्फलेट्स लेके ये अंदरूनी सिंध तक जाके इन्होंने ये वाले का काम इन्होंने मीरपुर खास में आज से 1 दिन पहले किया गया है। वहाँ से ये आगाज़ MKM के कैंडिडेट ने अपने लिए मीरपुर खास में जहाज से पम्फलेट गिराए, वहाँ से पीपल्स पार्टी वालों ने भी गिराए। उसके बाद कल ये हमने देखा कि ये रैली के अंदर लियारी के अंदर कल पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जहाज़ से पम्फलेट गिरा गए। अगर यही पैसा आप लगा के किसी आवाम को दे दें आने वाले दिनों में जो ये वादे कर रहे हैं। दूसरी बात कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जिन इलाकों में हम जाते हैं लोग, हम इस वक्त नेशनल और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हो रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे आपके हलकों में मौजूद हैं और आज भी हमारे लोग जिन्होंने कानून साजी करनी है वो आपसे वादे ये कर रहे हैं कि हम आपकी गटर लाइन दिला देंगे, हम आपको पानी का मसला हल कर देंगे। तो जब ये लोग बल्दियाती नुमाइंदों के काम करेंगे तो बल्दियाती नुमाइंदे क्या करेंगे? हमारे लिए कानून साजी कौन करेगा? इस दफ़ा का अगर मैनिफेस्टो के हवाले से, मंशूर के हवाले से अगर मुझे किसी समझ में आई, वो MKM पाकिस्तान की बात थी। वो कह रहे हमने कोई मंशूर नहीं दिया, हम आइन में 3 तरमीम करना चाहते हैं। वो अक्षर भाई इस पर अच्छी बात कर सकते हैं कि NFC अवार्ड जो जहाँ वफाक ने जो फंड सूबों को देना था वो आके अब CM के हद तक आके रुक गया। वो नीचे और नीचे जो उसको डेवोल्यूशन होनी थी वो नहीं हो सकी। तो मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है, जिसके लिए वो उन्होंने अपने मंशूर को बोला है कि हम 3 कानून साजी करेंगे। जहाँ NFC अवार्ड हम मांगते हैं, हमारा हक है, वफाक ने हमें चीज़ें देनी है सूबों को, वो मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये, जो बात करने वाली है वो कोई भी MNA MPA नहीं कर रहा। वो कर रहा है कि मैं आपको बेसिक जो आपकी बुनियादी ज़रूरत है वो आपको मैं दूंगा। भाई वो आपका काम नहीं है। आवाम को भी ये बात करें ना कि हमें ना हमारे हुक्मरानों ने यही फंसा दिया, पानी, बिजली, गैस, गटर हमारे पास मैसर ही नहीं है। तो वो फिर उम्मीद रखते हैं कि जितनी एब्सोल्यूट पावर जिसके पास होगी वही ये काम करा सकेगा। जैसे आपने बात की ना कि नेशनल असेंबली पे जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं जीते हैं, इनका काम कानून साजी करने का है, आपकी गटर लाइन बिछाने का नहीं है या बाकी काम नहीं है। अच्छा भाई, मुझे आप बताइएगा, जैसे अयाज बात कर रहे थे, मेरे भी दिमाग में सवाल था। शोएब तक जाने से पहले मैं आपसे भी पूछूंगी, ये मुतवस्सित जमात पैसे नहीं हैं, हमें तो लोग दे देते हैं, और उसके बाद खुसूसी तैयारे हायर करना और पूरे सिंध तक जो है वो पैम्फलेट गिराना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं तो देख के हैरान होता हूँ। अभी मैं घर से जब आया हूँ ऑफिस, तो इलेक्शन करीब हैं, जो दिखा है ये वही पार्टियाँ हैं सियासी। जब इस मुल्क में कोई आफत आती है, सैलाब आता है, कुछ भी होता है, तो अपना डिब्बा लेके खड़े हो जाते हैं आवाम से पैसे लेने के लिए। इस वक्त इलेक्शन है तो आप सड़कों पे देखें, झंडे, बैनर्स, ये सब ये फ्री में नहीं आते हैं। मैं अगर एक झंडा 14 अगस्त पे लेने जाता हूँ ना, तो अब उसकी कीमत है, और उसकी कीमत की कॉस्ट जो है 3 सालों में दुगनी हो चुकी है। अब वो मैं बच्चों के लिए लेने जा रहा हूँ, एक छोटा झंडा भी नॉर्मल 500 रुपये का दे रहा है वो।
آپ اگر پورے شہر میں جھنڈے لگا رہے ہیں تو ایک غریب آدمی اس شہر میں آپ کو پتہ کتنے لوگ ہیں. آپ جائیں سیلانی پہ, آپ جائیں عالمگیر پہ, آپ جائیں جگہوں پہ مختلف بھوکے مہنگائی ہو گئی ہے کہ لائن لگا کے وہ کھانا کھا رہے ہیں, ایسا ہی اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جا رہے ہیں, اور آپ لوگ الیکشن کیمپین کر رہے ہیں اس طریقے سے. اس کے لیے پیسے ہیں آپ لوگوں کے پاس, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, عوام کہہ رہی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ میں جب کل حلقے میں گیا, آپ یقین کریں ابھی میں گیا ہوں, آج دوپہر میں میری ملاقات میگا سینٹر ہمارے یہیں آفس کے پاس ہے, گیس کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے 2 کمروں کے گھر ہیں, 50-50 ہزار روپے کے گیس کے بل لے کے لوگ کھڑے چیخ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں وہ اپنے اداروں کو. ایاز آپ یہ بات کر رہے ہیں, میرے گھر میں گیس کا بل آیا ہے تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں پر ہوتے ہیں, رات کو گھر جانا ہوتا ہے, جب تک میں گھر پہنچتی ہوں یا جب تک باقی لوگ گھر پہنچتے ہیں ویسے ہی گیس کا جو ہے وہ بحران ہوتا ہے تو گیس بند ہو جاتی ہے. اتنا بل آیا ہے کہ ابو جو ہیں وہ چیک کر رہے تھے کہ یہ گیس لیک تو نہیں ہو رہی کہیں سے, وہ یہ لگا دیتے ہیں آپ کو نئی لائن پہ لگا دیتے ہیں کہ جائیں آپ کی گیس لیک ہوگی. ایگزیکٹلی ایسا ہی. وہ بیچارے کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت گیس لیکیج بھی چیک کرا لی, گیس لیکیج نہیں ہے تب بھی ہمارا بل آ رہا ہے. اور کورنگی کے رہنے والوں کے گھر کتنے بڑے ہوں گے, تو ان کو کیا پتا ہے بھائی, وہ پانی کا ٹینکر آپ کو پتا ہے, پانی کا ٹینکر 5,000 روپے کا پوری فیملی گلی جو ہے 500 روپے دے کے لیتی. ابھی الیکشن کمیشن کا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ٹوٹل بتایا کہ ٹوٹل نمبر آف پولنگ اسٹیشن اور ٹوٹل نمبر آف بلڈنگ پورے کراچی میں, ٹوٹل نمبر آف بلڈنگ ہے 2779, 5342 پولنگ اسٹیشن ہے. اور یہاں پہ جو ابھی میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں اس میں ٹینشن میں آ رہا تھا, سینٹرل کراچی میں ہے ٹوٹل 1263 جو ہیں آپ کے پولنگ اسٹیشن ہیں اور بلڈنگ ہے 455. اب اسی طریقے سے کیماڑی ہو گیا, یہ ہو گیا, مطلب سب سے بڑا آپ کا سینٹرل ایریا ہے. اور سینٹرل کے اگر آپ مسائل صرف سینٹرل ہیں پورے کراچی کے, آپ کیماڑی چلے جائیں, ابلیاری چلی جائیں, مطلب آپ کو لگے گا نہیں اس شہر میں یہاں پہ کبھی سڑک بنی ہے. ایسا ہی ہے. اور ابھی جو جگہوں پہ سڑکیں بنی ہیں مطلب ماشاءاللہ سے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جوہر میں ہم چلتے ہیں اور ایک انڈر پاس بنا تھا, اور جو بیک جو آ رہی ہے روڈ وہاں پہ ایک سپر اسٹور کھلا, اس کے پاس بارش ہوئی ہے وہ پورا گھڑا ہو گیا. مطلب آپ سوچیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, آپ کیا ترقیاتی کام کر رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے مطلب ایاز کا بھی سے واسطہ رہا ہے کہ ان کے والد صاحب کانٹریکٹر ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب یہ سرکاری کام بھی پرائیویٹ کام بھی. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اسکروٹنی کریں تو جن لوگوں کے ساتھ یہ قانون ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, ان کی سزا, مطلب آپ نے ایک سڑک بنا کے دی, اس کی ٹائم فریم ہوتا ہے, ایک بارش ہوئی ابھی بنا ہے وہ بیٹھ گئی, مطلب آپ نے کیا مطلب فلنگ نہیں کی, کیا نہیں کیا, تو آپ اس کانٹریکٹر کے خلاف جو ہے کارروائی کریں. آپ چیزیں تو دکھائیں, آپ جا کے لوگوں کو بولیں یہ دیکھیں اسٹیٹ آف آرٹ ہم نے جو ہے انڈر پاس ہم نے یہ بنا دیا. بڑی دلچسپ صورتحال تھی پرسوں, دلچسپ تو نہیں تھی لیکن مجھے افسوس ہوا ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے. سندھی ہوٹل پہ نئی روڈ کارپیٹنگ ہوئی, انہوں نے 3 دن اللہ اللہ کر کے وہاں پہ روڈ ڈالا, وہ پورا روڈ دھس گیا, ہر چینل پہ چلی ہے وہ خبر. ہم بھی گئے ہم وہاں پہ, اب وہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو حافظ صاحب آئے تھے, یہ تبلیغ کر کے گئے ہمیں کہ یہ روڈ میں نے دلوائی ہے, اب بلائیں جماعت اسلامی والوں کو. پھر ایک شخص آیا کہتا بھائی یہ جماعت والوں نے نہیں دلوائی, یہ تو وفاقی فنڈ کا پیسہ تھا جو اس پہ لگا تھا اور یہاں پہ وہ اب لائن ڈلی. اب یہاں پہ یہ بھی تشریح کرنے کا بڑا زبردست طریقہ کار ہے, روڈ ڈلے اپنا بینر لگا دو کہ تو ہم نے کروایا ہے کام. یہ بھی ہو رہا ہے شہر کے اندر, یہاں پہ بھی لوگ اتنی پھرتیاں اور چلاکیاں دکھا رہے ہیں کہ کام کوئی اور کرا رہا ہے, فنڈ کسی اور کا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بلاؤ ان جماعت والوں کو جو آئے تھے, وہ کل وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے بیٹھے ہوئے, ہم نے یہ کیا یہ ہم کہ آپ لوگ کیسا کام کر رہے ہیں. 2 نمبر میں اگر اس پریس کانفرنس میں تو میں بولتا آپ حافظ صاحب آپ ہی نے جا کے بولا کہ یہ روڈ تو آپ نے بنوایا, اب جا کے اس کانٹریکٹر کو بھی پکڑے اور آپ کو بھی پکڑے. لیکن دیکھیں اس شہر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ متحد ہونے کا. آپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں, ایک جماعت کام کرواتی ہے تو ایک جماعت تنقید کرتی ہے, مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. جس طرح گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ شہر میں بارش ہوئی اور یقینی طور پہ سیوریج کا نظام ہر جگہ درہم برہم ہو گیا, تو ٹھیک اسی طرح ہم نے دیکھا کہ میئر کراچی کافی جو ہے ہمیں ایکٹیو دکھائی دیے. وہ شخص ہمیں صبح تک کام کرتے ہوئے دکھائی دیے, رات بھر مختلف علاقوں سے پانی نکالا گیا ہنگامی بنیادوں پر. یقینی طور پر اگر یہ صورتحال دوسری ہوتی تو شعیب مجھے ایک بات بتائیں, پھرتیاں نظر آئیں صبح تک, میئر صاحب ہمیں سڑکوں پر نظر آئے, لیکن وجہ یہ ہے کہ بارش کے بعد جو ہے وہ سڑکوں پر آنا اور صبح تک سڑکوں پر رہنا یہ زیادہ آسان ہے, یا اس سے پہلے ہی اگر کام کر لیا جائے اور بارشوں میں نہ یوں جو ہے وہ نہ خود پریشان ہونا پڑے نہ لوگوں کو پریشان کرنا پڑے. میں سوال کر لوں اس میں, ایاز کے پاس بھی کوئی شعیب سے ایک ضمنی سوال, بالکل شعیب سے ایک ضمنی سوال ہے میرا. شعیب بھائی
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ رات لائے، لیکن جس ٹائم بارش ہو رہی تھی یا جس ٹائم اس کا آپ نے مین 2 سڑکیں کراچی کی، آپ وہ اگر صاف کر دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کراچی صاف ہو گیا. ایسا ہی ہے. اس کے بعد صبح ہم نے ہر علاقے سے رپورٹ کیا جو ان کا کام تھا. وہ صرف 2 شاہراہوں کے جو ہے وہ میئر نہیں ہیں کہ شارع فیصل صاف کر دی یا شارع پاکستان صاف کر دی تو پورا شہر صاف ہو گیا. سینٹرل کے جا کے کل جب ہم نے دورہ کیا، کوئی انڈر پاس ایسا نہیں تھا جس میں سے گاڑی گزر سکے یا بائک والا گزر سکے. سینٹرل کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر آپ نے کیا سگنل فری کوریڈورز بنائے، 4 انڈر پاسز پڑتے ہیں، اس میں کسی ایک میں سے بھی گاڑی گزرنے کے قابل نہیں تھی. اور یہ ایز میں بھی ایڈ کروں گی، جیسے آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ وہ جوہر میں جو ہے وہ دھنس چکی ہے. اب وہ ان کا یہ تھا کہ انڈر پاس ہے، جب بارش ہوگی تو یہ مکمل طور پر اسموتھ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جو ابھی تھوڑا بہت وہ اس کا پرابلم ہے نا، وہ بالکل اسموتھ ہو جائے گا. لیکن وہ تب آپ مجھے کہہ رہے ہیں دھنس چکا ہے. تھوڑا سا بتاؤں، جس دن بارش ہوئی میں یہاں سے گھر گیا. میرا گھر ہے گلشن بلاک 13D میں. میرے گھر والے گئے ہوئے تھے اردو سائنس کالج کے بیک سائڈ پہ بلاک 18 میں، گلشن اقبال بلاک 18 میں. یعنی کہ مجھے شخصیت کراس کر کے روڈ کے اس طرف آنا تھا. مجھے ایک پاکستان سے افغانستان نہیں جانا تھا، مجھے ایک ہی بلاک میں آپ کو ادھر سے جانا تھا. اٹ ول ٹیک، میں وہاں سے نکلا ہوں، گھر سے فون ہے کہ بچے گھبرا رہے ہیں، پانی زیادہ ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ اس علاقے میں کراچی میں 21 پوائنٹ ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے. یہ آج نہیں، یہ شروع سے ہے. 21 پوائنٹ میں ابھی دوبارہ گنوا دیتا ہوں، اور آپ اگلی بارش میں ہم پھر بیٹھیں گے اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جہاں پہ ہیں ان کو بولیں وہاں ہیں. میں 13D سرسید کراس کر کے ادھر نہیں جا سکا. میں جب نکلا تو آمنے سامنے گاڑیاں، اور اتنا پانی کہ گاڑیاں بند ہو گئیں. اب اس کی گاڑی تو میں کیسے، اگر میں اپنی گاڑی چھوڑتا ہوں تو میں بھی پھنس جاؤں گا. اب وہ گاڑیاں بند ہیں، اس کو کیسے ہلائے گا، مجھے یہ بتائیں. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 2 گھنٹے میں پھنسا رہا ہوں. 2 گھنٹے بعد آیا ہوں، وہاں کوئی نہیں آیا. پانی کی نکاسی اب بہت سمپل ہے. دیکھیں آپ گٹر کا ڈھکن کھول کے جو برسات کا پانی ڈالیں گے نا تو سیوریج بلاک ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. نکاسی آپ کے لیے برساتی نالے ہوتے ہیں، اس کو آپ نے بند کر دیا ہے. میں اس شہر کی پیدائش ہوں، اور مطلب میں یہ جو الیکشن کے ساتھ یہ سارے، میں اگر جے بلاک میں بتاؤں، سکی حسن قبرستان سے میں بچپن میں سائیکل سے وہاں سے میں جاتا تھا بورڈ آفس. وہ ایسا لگ رہا ہے وہ بیچارہ اسے وہ میئر کا کوئی نہیں، جو لوگ بن رہے ہیں تو آپ علاقے کا پتہ ہو، ٹھیک ہے. جو علاقے کا نمائندہ اگر وہ وہاں کا نہیں رہتا ہے، پنجاب سے کوئی آ کے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اس شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہاں اگر وہ اس شہر کے ہیں، آپ جا کے کھڑے ہوئے ہو، آپ کو نہیں پتہ نرسری بلاک ہوتی ہے. یہ آپ پتہ ایک جماعت کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اپنے لوگ اپنوں کو ووٹ دیں. یہ تو بات کر رہے ہیں. ہم لوگ یہی دیکھ رہے تھے کہ کراچی کے مسائل کی اگر بات کی جائے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، جیسے اشرف بھائی بتا رہے تھے کہ سائیکل پر وہ جاتے تھے تب بھی یہی 21 پوائنٹس تھے، تب بھی یہاں پر یہی صورتحال تھی، اور صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید ابتر ہوئی ہے. الیکشن ہونے والے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی یہاں سے کراچی سے جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے اور کراچی کی باغ دوڑ سنبھالتی ہے تو کیا وہ کراچی کے مسائل کو حل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایاز رانا، اشرف خان اور ساتھ ساتھ شعیب مختار موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا، کیونکہ انتخابات کی تیاریاں چل رہی ہیں. یہاں پر سٹی 21 کی الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے. ویلکم بیک. سٹی 21 پر الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے سوالات جمع ہو گئے تھے ہمارے پاس، تو اب ہم شعیب سے جواب لیں گے. شعیب بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو، جیسے ایاز نے بھی آپ سے سوال کیا، اشرف بھائی بھی آپ سے سوال کرے تھے، کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ترقیاتی کام اور ذمہ داری کسی ایک شخص پہ نہیں ڈال سکتی. ہم ذمہ داری کسی ایک شخص پہ نہیں ڈال سکتے، پورے محکمے پر عائد ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک ہی شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کل جب میئر کراچی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ تو صبح فجر تک موجود تھے سڑکوں پر میونسپل کمشنر افضل زیدی کے ساتھ، لیکن آپ کے ٹاؤنز چیئرمین کہاں تھے؟ تو ان کی جانب سے ایک شکوے کا اظہار کیا گیا کہ ہم تو گراؤنڈ پر موجود تھے، لیکن جماعت اسلامی جن کے 9 ٹاؤن ہیں، جماعت اسلامی کا کوئی چیئرمین ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا. شہر کے مختلف مقامات پر ہم جاتے، اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر نکاسی آپ کے کام کا جائزہ لے رہے تھے اور پوری کوشش کر رہے تھے کہ مسائل زیادہ جو ہے حل کیے جائیں. اچھا اشرف بھائی، جیسے ہم بات کر رہے تھے، شعیب بھی بات کر رہا تھا کہ جیسے
से ये तमाम तर सूरत हाल हुई, जमात इस्लामी की जानिब से कोऑपरेट नहीं किया गया। हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है ना हम पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं। हमारे इतने कारकुन सड़कों पर उतर गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कोई बंदा ये बात करता हुआ नज़र नहीं आता कि लोग कितने घंटों फंसे रहे, लोगों को किस तरीके से निकाला गया, गाड़ियाँ आपकी ख़राब हुई। जहाँ पर आपकी गाड़ी का, आपकी बाइक का 500 का काम होता है, वहाँ पर 5-5 हज़ार लिए गए। जहाँ पर गटर मौजूद नहीं थे, गटर में जो है वो सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हुआ, लोग सारी रात बाहर रहे। आपके कारकुनान अगर सड़कों पर उतरे, मतलब ये पॉइंट स्कोरिंग मुझे पता है कब तक हमारी सियासत में चलती रहेगी? जब तक सियासत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सियासत तो हो ही नहीं रही ना अशरफ भाई। नहीं, सियासत होगी तो चलेगी ना। आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे तभी आपका सिस्टम चलेगा। अब मेन ये है कि इस शहर के जो मसाइल हैं, आप एक बोर्ड रखें, उस बोर्ड पे रखें इस शहर के मसाइल। आप एग्जांपल दें, जो पार्टियां आ रही हैं, अब इलेक्शन हो रहा है 8 को, अब 22 कौमी असम्बली है और 47 सूबाई असम्बली। आप सिर्फ उनको एक टास्क दे दें कि आप जो कानून साजी करें और नीचे तक जो है ना वो फंड्स दें। जो NFC की बात की, नेशनल फाइनेंस जो कमीशन है, उसका ये होता है तमाम सूबों के जो वज़ीर आला बैठते हैं, वफाक बैठती है, कहती है आपका मसला क्या है, आपका मसला क्या है, आपका मसला क्या है। उसमें क्या होता है कि वो बताते हैं कि ये मसला है, आप उसमें पैसे फंड्स जो एलोकेट कराएं और सिंपल ये है कि वहाँ पे आप पैसे लें और नीचे तक दें। अब जो बल्दियाती जो निज़ाम है, बोलें वो गायब या ये गायब, उनको अगर आप पैसे नहीं देंगे तो कैसे होगा? इस शहर में जो मसला ये है कि हमारे यहाँ इस शहर में जो हर किसी आप जाएं तो गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, फैमिली जा रही है। अब आप सोचें जहाँ पानी खड़ा है, एक सिर्फ इमेजिन करें कि मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मिडिल क्लास से भी, मतलब गरीब आदमी किसे कहते हैं, मिडिल क्लास कहते हैं, ये भी हमें समझना होगा। तो बाइक पे जा रहा है, 2 बच्चों के साथ बीवी बैठी है, मैं जा रहा हूँ, पानी भरा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, गटर में गिर जाऊंगा तो ये मेरा कसूर है। आप लोग कैसे वीडियो बना के देते हैं कि मैं यहाँ मौजूद था। आप सोचें कि वो बच्चे, आपने नहीं देखी इस शहर में गटर में बच्चा डूबते हुए, ऐसा ही माँ बचाने के लिए चली गई है, फैमिली चली गई, कैसे ये लोग सो जाते हैं? अच्छा भाई, आप ये बात कर रहे हैं, मैंने अभी पिछले दिनों ये इसी बारिशों का अहवाल था कि 5 जो बच्चों का एक वालिद था और वो बेचारा अपनी फैक्ट्री से घर वापस जा रहा था और बारिश की सिचुएशन में वो फंसा और वो जो है वो जाम भाग जी जी, ये मेरा कसूर है। ये अब आप ये देखें कि इस तरह की सिचुएशन में, मैं तो वही बात कर रही हूँ। अयाज, मुझे आप बताइएगा कैसे वोट मांगने निकलते हैं, कैसे इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जो है वो कराची को बदल देंगे, हम पाकिस्तान को बदल देंगे, मैं वज़ीर आज़म हमारा होगा, वज़ीर आला हमारा होगा, आपने तीर को वोट नहीं देना, आपने सिर्फ तीर को वोट देना है, आपने सिर्फ शेर को वोट देना है, आपने सिर्फ तराजू को वोट देना है। कैसे? मैं हैरान हूँ, ये चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म एक बनने जा रहे हैं। 15 साल से एक सूबाई हुकूमत के उनके हुकूमत रही है सिंध के अंदर, वो ऐसे अपने मैनिफेस्टो और ऐसे लोगों से वो मांग रहे हैं जैसे पहली दफ़ा इलेक्शन में जा रहे हैं। वो इनके नारे तो सुने, ऐसे लग रहे हैं हम बेवकूफ़ है और ये पहली दफ़ा हमारे सामने आए और हमसे ये वोट मांग रहे हैं। जो कराची की देखिए एक सबसे बड़ा मसला है कि हम साहिली पट्टी पे ये कराची आबाद है। जब हाई टाइड होती है तो ये टेक्निकली तौर पे जो है समंदर हमसे ऊंचा हो जाता है। अब जब बरसात है या हाई टाइड, समंदर में हाई टाइड 2 दफ़ा होती है, तो उस टाइम के अंदर हमें चाहिए कि ये हमारा जो सेवरेज जा रही है वो समंदर में ही जा रही है, बिल आखिर ट्रीट हो रही है, जैसे हो रही नहीं हो रही, बट डायरेक्ट जा रही है, लेकिन जाना उसने समंदर में। तो ये मुस्तफ़ा कमाल के दौर में पंपिंग के लिए वहाँ पंप्स लगाए जाते थे जब हाई टाइड होती थी या ऐसा मौका। अब ये इंतज़ार करते हैं कि 4-6 घंटे का टाइम जब गुजर जाएगा, लो टाइड होगी तो समंदर में पानी खुद ही चला जाएगा। लेकिन ये दौर भी था कि हमने देखा पानी का जब निकास होता था उसको पंपिंग के ज़रिए समंदर में फेंका जाता था। इवन वहाँ जनरेटर्स का भी इंतज़ाम होता था कि वहाँ पे अगर शहर में लाइट चली जाए या कुछ हो जाए तो पंपिंग जारी रहे। और वहाँ पे ये सिलसिला कराची के साथ है मसला। अच्छा, आपकी जो सेवरेज का जो सबसे बड़ा मसला आता है, टेक्निकल बात है कि आपका जब हाई टाइड है तो कराची वो उस वक्त समंदरी सतह से नीचे हो जाता है, वो समंदर ऊंचा है तो आपकी सेवरेज निज़ाम जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। ये काम मेरा और आपका करने का नहीं है, ये तो वही लोग हैं जिनके हाथ में ये इख्तियार है। और ख़ासकर इख्तियार किसके पास है? सिटी नाज़िम या सिटी का जो मेयर है उसका काम है ये सब करने के। ये काम उनके तो नहीं है। जो लोग आप जिनकी बात करेंगे वो मोहल्ले में जाएं और वोट मांगे और गटर दिखा के लोग उनसे मांगे, ये भी बात गलत हो जाती है। मैं कह रहा हूँ आपने इलेक्शंस करा दिए, बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, मेयर कराची मौजूद हैं, ये मसले उनको सुनने चाहिए। अच्छा ऐस, मुझे बताइएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सियासी जमातों की जानिब से जो है वो उसको क्या कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाया जा रहा है कि आवाम को बाहर निकाला जाए और आवाम को जो कन्विंस किया जाए कि हम हैं वो जमात जो आपके मसाइल हल करेंगी।
अब मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि आवाम 8 फरवरी को निकल पाएगी, आवाम जितनी परेशान है? कौन सी पार्टी, आपको वैसे ये सवाल भी ऐड कर लें कि आपको पर्सनली तौर पे क्या लग रहा है कि कराची से कौन सी पार्टी जो है वो जो है सूबाई हुकूमत बना पाएगी? देखें, इस दफ़ा जो बातें की जा रही हैं, जो सियासतदान जो हैं, बल्कि जो सियासी लीडरान हैं बड़े बड़े, वो ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं रिज़ल्ट पहले से बहुत मुख्तलिफ आने वाला है। मैंने जिनसे बात की, बड़े जो सिंध के जो बड़े लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि इस दफ़ा एक नेशनल मुंतखब गवर्नमेंट बनने जा रही है, यानी कि हम मुंतखब तो करेंगे लेकिन किसी के पास इतना इख्तियार नहीं होगा कि वो अकेले हुकूमत बना सके। बहुत कमज़ोर हुकूमत, सबको एक दूसरे का सहारा देना पड़ेगा। जहां बात हम देख रहे हैं कि कराची शहर की सबसे बड़ी जमात दोबारा अपना दावा देने के लिए तैयार बैठी है, MKM पाकिस्तान। वो कह रही है कि हम 22 में से 20 नशिस्तें ले जाएंगे, लेकिन मुमकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरा जहाँ तक आइडिया है कि इस वक्त हुकूमत सिंध की, देखें इंटीरियर सिंध में अगर टेक्निकल बात करें तो सेंसस के लिहाज से कराची अगर MKM को पूरा वोट भी दे दे, सारी सीटें भी दे दे, तब भी वो अपनी हुकूमत नहीं बना सकते। वहाँ कहीं ना कहीं आपको पीपल्स पार्टी या GDA भी हालांकि साथ हैं इनके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग मिलके इनका दावा है कि ये हुकूमत बना लेंगे, लेकिन सिंध में वही पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इतनी पावर होगी कि सब होंगे साथ, सब मिलके ये हुकूमत बनाएंगे। यही वफाक में हमें नज़र आएगा, यही हमें पंजाब में नज़र आएगा। अब बात है टर्नआउट की। टर्नआउट बहुत से लोगों ने, जहां हम जाते रहे, वो यही कहते हैं हम किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा अशरफ भाई, मुझे आप बताइएगा, यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत बनने जा रही है, सूबाई हुकूमत अगर देखा जाए, सिंध की बात की जाए, कौन सी पार्टी यहाँ से हुकूमत बनाने में कामयाब होगी? और दूसरा सवाल ये, जैसे हम कर रहे हैं कि आवाम बाइकआउट की तरफ जा रही है, जब भी हम बात करते हैं आवाम से तो वो कहते हैं कि हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन अब जैसे PTI की अगर बात की जाए, एक तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो नए वोटर्स शामिल हुए हैं, और दूसरा ये कि PTI के जो कारकुनान हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हम हर हाल में वोट देने निकलेंगे। तो आपको लगता है कि बाइकआउट होगा, टर्नआउट अच्छा आएगा, कौन हुकूमत बनाएगा? नहीं, बैकआउट का तो मतलब ये लोग वोट ही नहीं डालेंगे। और जो टर्न ऑलरेडी अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो सूरत हाल है शहर की, तो टर्न आउट तो मौजूदा सूरत हाल में नहीं लग रहा है। आप सोचें कि 2 पार्टियां एक बैनर लगाने पे एक दूसरे को गुत्तम गुत्ता हो रही हैं, नाम नहीं ले रहे। अब मतलब एक बैनर लगाने लगा लो यार। अब आप, कल मैं घर के पास से निकला, वो लाउड स्पीकर एक एक्ट है इस मुल्क में, गलती से बन गया है भाई। अच्छा, अब वो मस्जिद पे अलाउड नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होता। मस्जिद पे अजान होती है, आप कोई ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इलाके में ऐसे रेडियो चला रहे हैं कि मतलब जो बहरा हो उसको भी पता जाएगा कि ना कुछ हो रहा है। मतलब वहाँ पे वो सामने वाली पार्टी क्या चला रही है गाना, ये क्या चला रही है, आप जा रहे हो, आपके सर में दर्द हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है नहीं समझ में आए। आप सोचें ना कि आप क्यों तंग कर रहे हैं भाई। मतलब आप अगर आप अपना मैसेज देना चाह रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। आप जाएं घर टू घर, डोर टू डोर जाएं, उनसे पूछें ना मसला हम है, आपके मसला हल करेंगे। ऐसा नहीं करना। आप पहले जब नहीं हो रहा था तो लोग कह रहे थे मोमेंटम नजर नहीं आ रहा शहर में, बिल्कुल सन्नाटा है। अब थोड़ा सा मोमेंटम है तो आप कह रहे हो लाउड स्पीकर झंडे पहले वही है। अशरफ भाई को मसला हो रहा है ना, एक पार्टी एक तराना, दूसरी पार्टी दूसरा तराना, रिमिक्स सा कुछ बन रहा है, समझ नहीं आ रहा। दिनों में तो नजर आना चाहिए ना, तो इस तरह तो होता है। आपके मसले हैं, आपके जो भी खड़े में उम्मीदवार, भले ही उनको सीट नहीं मिली है, वो भी तो निकले ना उन शहरों के मसाइल। भाई अगर गटर का ढक्कन नहीं है, मैं, आप यकीन करें कि मैं वहाँ पे रुक के वो जो भी होता है, जहाँ तक मेरी ताल्लुकात हैं, उनको फ़ोन करके भाई यहाँ पे ढक्कन नहीं है, ये नहीं है, उनको ये देख लो, जी हम देखते हैं, चाहे कोई भी जमात का हो, मैं उनको तस्वीर खींच के भेजता हूँ, ये मेरी भी है जिम्मेदारी। अब मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हुआ चला जाऊँ, बेचारा कोई आ रहा है, पानी खड़ा हुआ है, वो गिर जाएगा। मतलब आप अपनी भी काम करें, आप देख के जा रहे हैं। और ये वो नहीं है कि आप, जैसे हम लोग भी रिपोर्ट, मेरी आदत है, मैं अगर कोई इलाके की वो रिपोर्टिंग करता हूं तो मैं जो उनके आला हुक्काम है वहां तक पहुंचाता हूं ताकि नोटिस हो, हमारे तो चले कि इलाके में क्या मसाइल हो रहे हैं। बताते हुए हम लोग पता नहीं क्या शर्मिंदगी महसूस करते हैं। शर्मिंदगी नहीं है अशरफ भाई, वही वाली आपको भी पता है ये बात कि हम लोग तो चले, आप लोग इसलिए भी पहुंच जाते हैं कि आप लोगों की रसाई मुमकिन है, लेकिन होता ये है कि बहुत सी आवाम धक्के खा रहे होते हैं, सुबह 4-4 बजे उठकर जो है वो टोकन हासिल कर रहे होते हैं, 2-2 दिन तक लाइनों में लगे रहते हैं। कराची के आवाम के मसाइल बहुत हैं। अब देखना ये कि 8 फरवरी को होने क्या जा रहा है। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, और सिटी 21 की जितनी भी टीम है, तमाम तर रिपोर्टर्स जो हैं वो अपने अपने हलकों में, इलाकों में मौजूद हैं ताकि वहाँ के मसाइल पर बात हो सके, उम्मीदवारों के बारे में बात हो सके कि आखिर उम्मीदवार कौन से नए बयानिए के साथ इस दफ़ा मैदान में उतर रहे हैं, इलाकों के, हलकों के आखिर मसाइल क्या क्या हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ताहा मलिक जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, उसके साथ साथ सईद नोमान गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, आपने पूरा ज़िला कोरंगी कवर किया है, मुझे बताइएगा कोरंगी की क्या सिचुएशन है? इस वक्त देखें, जब अगर हम ज़िला कोरंगी की बात करें तो ज़िला कोरंगी शहर का एक वो इलाका है जिसे ज़िले का दर्जा जो है वो दिया गया है। अगर हम ज़िला कोरंगी की बात करें तो ज़िला कोरंगी का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें खामियां नज़र आती हैं। साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खामियां नज़र आती हैं। ओवरऑल अगर हम ज़िला कोरंगी को अगर हम एक जुमले के अंदर बुरो दें तो हम ये कह सकते हैं कि ज़िला कोरंगी जो है वो मसाइल का अंबार, वहाँ पे मसाइल के अंबार लगे हुए वहाँ पर हमें नज़र आते हैं, और मसाइल का गढ़ बना हुआ ज़िला कोरंगी जो है वो पूरा का पूरा हमें नज़र आता है। अच्छा, मुझे बताइएगा ताहा, ये तो आपने बता दिया कि कह लें कि मसाइल की आमाजगाह बना हुआ है कोरंगी। कोरंगी की आवाम का मूड क्या है? कोरंगी की आवाम का मूड ये है कि अगर हम माजी की बात करें तो माजी में कोरंगी, ज़िला कोरंगी वो रहा है जहाँ पर MKM जो है वो फतेहयाब रही है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें, जैसे कि हमने अवामी सर्वे किए, अवाम में गए, अवाम से हमने राय पूछी, तो राय इस बार जो है वो तब्दील होती हुई हमें नज़र आ रही है। गुज़िश्ता इंतखाबात में वहाँ से PTI ने जो है वो 1 से 2 नशस्त निकाली थी, जिसमें फ़हीम खान जो है उन्होंने नशस्त निकाली थी 234 की एने। और इस बार अगर हम उनके ही हल्के की बात करें तो उनके हल्के में हमने जाकर के जब लाइव हिट्स करी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। वहाँ की आवाम से जब पूछा कि अब क्या आपकी राय है, तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार वोट लेना है किसी पार्टी को तो पहले खाना होगा, जो पार्टी काम करेगी उसे वोट दिया जाएगा। ठीक है नौमान, आप मुझे बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं आवाम का मूड है, आप मुझे बताइए, आपने भी हल्का कवर किया NA 232, क्या कहती है आवाम के, वोट जो काम करेगा उसको ही देंगे या बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं? माजी की अगर बात की जाए तो 2002 में यहाँ से MKM और मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने सीट्स जीती थी, क्योंकि ये हल्का तब्दील हुआ है। तो उसके बाद 2008 में इलेक्शंस हुए, MKM फतेहयाब हुई। फिर उसके बाद 2013 में इलेक्शंस हुए, फिर MKM फतेहयाब हुई। फिर 2018 के इलेक्शन में हमने एक बड़ा चेंज देखा कि MKM से हटकर इन्होंने, जो इस हल्के की आवाम थी, उन्होंने तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया और अकरम चीमा यहाँ से कामयाब हुए। फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शंस हुए तो बानी PTI यहाँ से इलेक्शन में लड़े, जीते। लेकिन हमने ये देखा कि जिस तरह MKM के साथ यहाँ की आवाम ने किया कि पहले वो बड़े वोटों से जीता करते थे, उसके बाद फिर कम होती गई ये तादाद, और 2018 में बिल्कुल ही चेंज हो गया। इसी तरह इन इलेक्शंस में भी हुआ कि 2018 में जो अकरम चीमा जीते थे वो तकरीबन कोई 69,000 से ज़ायद जो वोट्स थे उनसे जीते थे। लेकिन इस बार जब दूसरा जब ज़िमनी इलेक्शंस हुआ तो उसमें यही टर्नआउट बहुत कम हो गया, कोई तकरीबन 20,000 या कोई 23,000 के वोट इसमें कम पड़े, जिससे अच्छा, मुझे नोमान, ये आप जैसे बता रहे हैं, ये जो इलाके हैं, हमने देखा कि अगर बात की जाए शाह फैसल कॉलोनी की, मॉडल का इलाका हो गया, ये वो इलाके हैं जहाँ पर कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। बारिशों की हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे, ये वो इलाके हैं, शाह फैसल का इलाका, यहाँ पर 4 बूंदें पड़ती हैं, ये पूरे का पूरा शाह फैसल हमें डूबा हुआ नज़र आता है। मेन एयरपोर्ट पर जाने वाली जो आपकी सड़क है, वहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती थी 2 दिन पहले, इतना पानी मौजूद था। मुझे बताइएगा कि हम लोग देखते हैं कि एयरपोर्ट जिस इलाके में मौजूद हो, बाकी मुल्कों की बात कर ली जाए, बाकी शहरों की बात कर ली जाए, सिचुएशन बहुत बेहतर है। यहाँ पर कराची में, यहाँ से जो आपने मुझे बताया MKM का गढ़ रहा है ये, उसके बाद से PTI को जो है वो सीट मिली, कारकर्दगी क्या है? अच्छा, कारकर्दगी पर ही ये जो वोट डलते हैं, कारकर्दगी पर ही डलते हैं। अगर आप माजी में आपको ऐसा लगता है नौमान? नहीं, मैं जहाँ तक अवाम में गया हूँ, जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है, तो वो मायूस होते हैं तभी किसी और का इंतखाब करते हैं। तो यही वजह है कि हमने माजी में देखा कि MKM ने जब तक काम करती रही MKM, इस हल्के की आवाम उसे वोट देती रही।
جیسی انہیں کام پسند نہیں آیا, کارکردگی نظر نہیں آئی, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کسی اور کا انتخاب کیا. تو اس بار بھی یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس حلقے کی جو عوام ہے وہ کسی اور کا انتخاب کرے گی, کیونکہ جیسا آپ نے بارشوں کا ذکر کیا تو شاہ فیصل کالونی میں ایک ٹھنڈی سڑک کے نام سے ایم کیو ایم کی جانب سے جب مصطفیٰ کمال ناظم اعلیٰ تھے تب انہوں نے ایک تعمیر کی تھی. صرف یہ واحد شارع ہے شاہ فیصل کالونی میں جہاں پر جتنی بارش ہو جائے اس سڑک پر پانی آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن صرف اس کے علاوہ پورا ضلع, پورا علاقہ, پورا یہ جو حلقہ ہے اس میں آپ کو جگہ جگہ پانی موجود نظر آئے گا. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ میں خود شاہ فیصل کالونی کا رہائشی ہوں, تو ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کا بلاک نمبر 1 چلے جائیں, بلاک نمبر 2, بلاک 3, 4, 5, اس کے علاوہ پاک سعادات کالونی میں چلے جائیں, ملیر, سعود آباد, کالا بوٹ, یہ جو علاقے ہیں ایئرپورٹ کے آس پاس ملحقہ علاقے ہیں, آپ ان میں چلے جائیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پانی کتنا ہے. اور اتنے دن, اگر 2 دن گزر چکے ہیں, سورج کی روشنی بھی اس پانی کو کم کرے گی تو ہوگا. نکاسی آپ کی کوئی ٹیم, ہاں وہی قدرتی نظام کی بات ہے. کراچی میں بارش ہوتی ہے, قدرتی نظام ہے, بارش کا پانی پھر کس طریقے سے کراچی کی سڑکوں کو خشک کرتا ہے یہ بھی قدرتی نظام ہے. کیونکہ ہم جب بھی سڑکوں پر نکلتے ہیں ہمیں یہی بات ملتی ہے, ہم لوگوں سے یہی سنتے ہیں کہ اس ملک کو اللہ ہی چلا رہا ہے. جاوید بھائی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا, میں اس سے تھوڑا اختلاف کروں گا نعمان کی اس بات سے کہ کارکردگی پہ ووٹ ملتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کارکردگی پہ ووٹ ملتے ہیں, لوگوں کا موڈ پہ ووٹ ہے. کہ موڈ اب کیا جا رہا ہے, بھلے اس پارٹی نے کوئی کام کیا ہو نہیں کیا, لوگوں کا موڈ تھا پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا, تبدیلی کے نام پہ تبدیلی آ گئی, لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو تبدیلی نہیں آئے, لیکن ووٹ ضرور تبدیلی کی میں پڑا, لیکن ابھی پی ٹی آئی نے کوئی کام نہیں کیا پچھلے 3-4 سال میں جب ان کو حکومت ملی. لیکن لوگوں کی ان کی مقبولیت بہت ہے. عمران خان مظلوم بنے ہوئے, ان کی پارٹی بڑی مظلوم بنی ہوئی ہے. تو میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے, زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کے ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں اور یوتھ پہ, لیکن وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ انہوں نے کام کیا کیا ان کی پسندہ پارٹی نے. اور پسند ہے, میں نے کسی کو دیکھا اگر اس ملک میں, میں ایک بات بتاؤں, اگر اس ملک میں کارکردگی پہ ووٹ دی جائے تو کوئی بھی ووٹر کسی پارٹی کو ووٹ نہ دے جو کارکردگی ان کی اوریجنل ہے. کوئی پارٹی اس قابل نہیں ہے کسی کو ووٹ دے. جو جتنی کرپشن, جتنی نااہلی, جتنی غفلت, جتنی لوگوں کے مسائل سے یہ دور ہوتے ہیں, اور جتنے پیسے الیکشن پہ یہ خرچ کر رہے ہیں, اگر اتنے ہی خود سے اپنے علاقے گلی محلے میں خرچ کریں, کافی مسائل تو ویسے ہی حل. آپ دیکھیں کوئی جہاز سے پمفلیٹ گرا رہا ہے, کوئی سارے اخبارات میں فل پیج ایڈ دے رہا ہے, کوئی روزانہ $5,000 جو ایک پارٹی مذہبی جماعت ہے وہ $5,000 دے رہی ہے کہ ہماری پبلسٹی مہم چلانے کے لیے. آپ کچھ بھی کھولیں وہ صاحب آپ کے سامنے آ جائیں گے. کوئی ویب سائٹ, ٹویٹر, فیس بک, واٹس ایپ, آپ کچھ بھی کھولیں وہ صاحب آپ کے سامنے آئیں گے. یہ کیسے ہو رہا ہے, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ یہاں پر ووٹ مانگا جاتا ہے مذہب کے نام پر, یہاں پر ووٹ مانگا جاتا ہے لسانیت کے نام پر, یہاں پر ووٹ کبھی بھی کارکردگی کے نام پر ووٹ مانگا ہی نہیں. کارکردگی کے نام پہ ووٹ نہیں پڑے, مجھے نہیں لگتا پڑے. اچھا جاوید بھائی ایک اور بات بھی بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں, اب جیسے اگر انتخابی نشان کی بات کی جائے جو ان کے پاس موجود نہیں ہے, آزاد امیدواروں کی حیثیت سے یہ لوگ انتخابات لڑ رہے ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ لوگوں کے یا یوتھ کے ذہنوں میں یہ والا ٹینشن بھی ہے کہ اگر ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں آزاد امیدواروں کو کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں اور ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اور آزاد امیدوار جیت کر کوئی اور پارٹی جوائن کر لیتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل بات ہے اپنی قائم کہ 100% آپ اعتماد نہیں کر سکتے ان لوگوں پر جن کو بھلے پی ٹی آئی کے نام پہ, عمران خان کے سپورٹ کے نام پہ, بلے کے نام پہ آپ نے, یا پی ٹی آئی کے ہونے کے نامزد ہونے کی وجہ سے آپ نے ووٹ دیا کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ فکر ہے کیونکہ دیکھیں پچھلے الیکشن میں یہی ہوا کہ جہانگیر ترین جہاز لے کے نکلتے تھے تو بیٹھاتے تھے اپنے ساتھ اور وہ لے آتے تھے, آزاد امیدوار کو پکڑ کے لائیں. تو اس بار کوئی اور جہانگیر ترین ہی اڑیں گے لیکن وہ کسی اور کے لیے کام کریں گے. پچھلی بار عمران خان کے لیے کام کرتے پی ٹی آئی کے لیے, اس بار کسی اور کے لیے کام کریں گے. اچھا میں اپنے حلقے کی آپ کو بتا چلوں, میں NA-244 جو حلقے کا وہ پچھلی بار وہاں آفتاب جہانگیر جیتے تھے پی ٹی آئی کے, اور اس بار اصل مقابلہ وہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو حمایت یافتہ ہوں گے وہ, اس کے علاوہ فاروق ستار وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے حافظ عبدالبر. یہ علاقہ جو ہے سرجانی 4 کے چورنگی کے بعد پڑے گا, یعنی سرجانی ٹاؤن پورا آپ کا منگو پیر, نیاز آباد, پھر یہاں پہ اگر آئیں 63 ٹاؤن, خدا کی بستی اور گلشن مہمان تک, یعنی یہ ہب ڈیم تک
یہ آپ کا علاقہ ہے. یہاں بہت سارے علاقوں میں پانی کا مسئلہ بالکل نہیں ہے کیونکہ پانی وہاں اتنا زیادہ آتا ہے ہب ڈیم کے قریب ہونے کی وجہ سے, بلکہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں. جاوید بھائی ہم جب سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں جاوید بھائی, آپ نے کسی پہلے بندے کے منہ سے سنا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پانی آ کے سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں, وہ لیکیج بند نہیں ہو پا رہے ہیں, وہاں لیکیج بند نہیں ہو پا رہی. نلوں میں پانی آتا ہے؟ نہیں نلوں میں آتا ہے, گیس کے میٹروں میں پانی آ رہا ہے, لیکن پانی کی لائنوں میں پانی نہیں آ رہا کراچی میں, لیکن گیس کے میٹرز میں پانی آ رہا ہے, پانی سڑکوں پر آ رہا ہے, کراچی کی سڑکوں پر پانی آ رہا ہے. جاوید بھائی مجھے بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس دفعہ کوئی بھی امیدوار جیتتا ہے تو کیونکہ جیسے آپ نے بات کی نا سرجانی ٹاؤن ہو گیا یہ وہ, یہاں پر تو ابھی سڑکیں بننی باقی ہیں, یہاں پر وہ علاقے ہیں جہاں پر ابھی بجلی آنی ہے, ابھی گیس آنی ہے. دیکھیں یہی وعدے لے کر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر. اور میں تو ایک جلسے میں پیپلز پارٹی کا میں نے جلسہ اٹینڈ کیا, وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے چیئرمین احمد علی محمد جان صاحب بھی وہاں سے صوبائی اسمبلی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, خاتون ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے کھڑی اور حافظ عبدالبر. تو انہوں نے جو جلسے میں نعرے لگ رہے تھے, میں حیران تھا کہ یہ نعرے میرے لیے بہت ہی نئے, کہ نعرے بھٹو نعرے مہاجر, یعنی عجیب سا لگا مجھے. پیپلز پارٹی نے اپنے نعروں جلسوں میں سلوگن چینج کیا ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں, کبھی میں نے سنا نہیں آج تک. بڑا مکس ہو گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یوتھ کی بات کرتے ہیں, 2018 کے انتخابات میں بانی پی ٹی آئی بات کر رہے تھے یہ والی کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے, اب وہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مہاجر کا نعرہ ہمیشہ سے متحدہ لگاتی رہی تھی, اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی اٹریکٹ کرنے کے لیے, ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کمپنی کی مشہوری کا ایک جملہ بڑے کچھ بھی کر لیں, تو یہاں بھی ووٹر کا ایک ایسا سلوگن رکھنا چاہیے جو جب آپ سنیں تو آپ کو سننے میں اچھا لگے. کارکردگی جیسی بھی ہو, مسائل جتنے بھی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا یا 2018 کی نسبت یا مزید؟ نہیں, مجھے لگتا ہے زیادہ ہی ٹرن آؤٹ پہلے سے بہتر ہوگا کیونکہ لوگ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. چند لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو شاید بالکل بے فکر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ووٹ نہیں دینا, لیکن زیادہ تر لوگوں نے بولا ووٹ دیں گے, اپنی پسندیدہ جماعت کو وہ دیں گے جس کو وہ بہتر سمجھ رہے ہیں, لیکن موڈ پر ہے ان کے. یہ کارکردگی کسی نے مجھ سے نہیں بولا کہ میں یہ اچھا کام کیا دوں گا, یہ اچھا کام کیا, کسی نے نہیں بولا, بس موڈ ہے ان کا کہ فلاں کو دینا ہے. کراچی کی عوام کا موڈ کیا ہے؟ 2018 میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کی عوام کا موڈ کیا تھا, اس دفعہ ہم دیکھیں گے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں کراچی کا موڈ کیا کہتا ہے, ہوا کس طرف کو چل رہی ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے طاہا ملک, سید نعمان گل اور جاوید اقبال صاحب, جو کہ بتا رہے تھے کہ کون کون سے حلقے ہیں جن کو انہوں نے کور کیا ہے, کیا کیا سلوگنز ہیں, کیا کیا بیانیہ بنایا گیا ہے. اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جب بھی انتخابات آتے ہیں تو ایسے سلوگنز, ایسے گانے, ایسے نعرے, ایسے ترانے بنائے جاتے ہیں جن کو سن کر کچھ تو ترانے ایسے ہیں کہ وہ ان کو بنے ہوئے کافی عرصے 20-25 سال ہو گئے ہیں اور لوگ ابھی بھی سن کر انجوائے کرتے ہیں. نعرے وہ بنائے جاتے ہیں جو سننے میں اچھے لگیں, لیکن جب کارکردگی پر بات آتی ہے تو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں ہونے جا رہے ہیں انتخابات, اور ہماری کراچی کی عوام سے اسپیشلی یہی اپیل ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, چھٹی کا دن ہے, گھروں سے باہر نکلیں, اپنے امیدوار کو جو ہے ووٹ دیں, اور ہمیشہ جو بھی آپ کے حلقے سے امیدوار کھڑا ہو رہا ہے, چاہے نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر, چاہے پروونشل اسمبلی کی سیٹ پر, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس امیدوار کی پچھلے الیکشنز میں کارکردگی کیا تھی, کہاں سے جیتا, اس نے اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے لسانیت یا مذہب یا کسی بھی پارٹی کو دیکھ کر ووٹ دینا جو ہے وہ اس کو سائڈ پر کریں, کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیں, تاکہ اگلے 5 سال تک جو ہے وہ آپ ان لوگوں سے سوال کر سکیں کہ ہم نے آپ کو کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیا تھا اور آپ نے جو ہے وہ اب تک کیا جو ہے وہ کرنا ہے اور کیا جو ہے وہ آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے. سٹی 21 کی الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے, ہمارے ساتھ رہیے گا.